नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ऑनलाइन सूत्र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आपने शेयर किया था। इसमें ना कुछ ऐसी बातें हैं जो सही में दिमाग घुमा देती हैं। एआई है, ब्रह्मांड के कुछ रहस्य हैं, फाइनेंस की दुनिया की कुछ उलझने हैं, टेक्नोलॉजी की बातें भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है कि ये जो अलग अलग सी दिखने वाली जानकारी है ना, इनको थोड़ा खंगालें, देखें कि इनके मायने क्या हैं और शायद कोई कनेक्शन भी निकल आए इनके बीच। मतलब थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ अलग अलग फैक्ट्स नहीं है, मुझे लगता है ये दिखाते हैं कि दुनिया कितनी जटिल है, कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं। तो हाँ, एक विश्लेषणात्मक नजर डालते हैं इन पर। ठीक है, तो सबसे पहले एआई की बात करते हैं। सूत्र में जिक्र था ब्लैक रॉक का। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, खरबों डॉलर संभालती है। मतलब सोचिए, कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा। हाँ, एसेट मैनेजमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये। और दिलचस्प बात ये है कि इनके जो निवेश के फैसले होते हैं उनमें अलादीन नाम का एक एआई सिस्टम मदद करता है। बहुत पावरफुल एआई है ये। हाँ, और ये चीज दिखाती है कि एआई सिर्फ ये आजकल के चैट बॉट्स तक ही सीमित नहीं है। अलादीन जैसे सिस्टम तो मतलब दशकों से बन रहे हैं और इतने ऊंचे लेवल पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में जहां खरबों डॉलर दांव पर लगे हैं, वहां एआई पर भरोसा किया जा रहा है। ये उसकी क्षमता दिखाता है ना। बिल्कुल। और सूत्र में एक और दिलचस्प बात थी कि इस अलादीन सिस्टम के जो हेड हैं, सुधीर नायर, वो भारतीय मूल के हैं। और साथ में एफबीआई में कश्यप पटेल का जिक्र था। जीटीए जैसे गेम्स बनाने वाले भारतीय डेवलपर्स का जिक्र था। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दिखाते हैं कि भारतीय टैलेंट आज कहाँ मौजूद है, टेक्नोलॉजी में और दूसरे जरूरी फील्ड्स में भी। ये ग्लोबल टैलेंट का एक उदाहरण है। सही कहा। मतलब एक्सपर्टीज कहीं एक जगह तक सीमित नहीं रही अब। बिल्कुल। और अलादीन का उदाहरण सिर्फ एआई की ताकत नहीं दिखाता, बल्कि उन इंसानी दिमागों को भी दिखाता है जो इसे बना रहे हैं, चला रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टैलेंट का एक अच्छा संगम है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात चली है तो सूत्र में दो और चीजें थी जो हम शायद रोज सोचते भी नहीं। पहली तो ये कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, तेज रफ्तार वाला, उसका ज्यादातर डेटा सैटेलाइट से नहीं आता। अच्छा, तो फिर? समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स बिछी हैं, ऑप्टिकल फाइबर, उनसे आता है। ओह, सही में? मतलब जमीन के नीचे समुद्र में? हाँ, समुद्र की गहराइयों में ये अदृश्य नसें हैं जो दुनिया को जोड़े रखती हैं। ये तो वाकई ऐसी चीज है जिस पर हम कम ही ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं सब वायरलेस है। हाँ, वही तो। लेकिन असल में रीढ़ की हड्डी तो ये समंदर के नीचे वाली केबल्स है। कमाल है, आधुनिक कम्युनिकेशन का आधार यही है। और दूसरी बात थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS की। हाँ, ISS। वो जो इतनी बड़ी चीज है, फुटबॉल फील्ड जितनी, वो एक साथ लॉन्च नहीं हुई थी। नहीं, वो तो असंभव होता। हाँ, उसके अलग अलग हिस्से सालों तक रॉकेट से भेजे गए ऊपर, और फिर एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें वहीं स्पेस में ऑर्बिट में जोड़ा, असेंबल किया। ISS का ऑर्बिट में असेंबल होना, ये तो ह्यूमन इंजीनियरिंग का, लॉजिस्टिक्स का और शायद सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। अलग अलग देशों ने मिलकर इसे बनाया। ये दिखाता है कि मिलकर काम करने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सही बात है। ये दोनों उदाहरण, केबल्स और ISS, उन चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो दिखती नहीं है, जिन पर ध्यान नहीं जाता, पर हमारी दुनिया उन्हीं पर टिकी है। बिल्कुल। अच्छा, इन जटिल सिस्टम से थोड़ा हटकर अब आते हैं ब्रह्मांड की कुछ ज्यादा मूलभूत और दिमाग चकराने वाली बातों पर। सूत्र में इनका भी जिक्र था, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रोजर पेनरोज की एक थ्योरी है। हाँ, पेनरोज, जो कहती है कि शायद बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत थी ही नहीं। हाँ, ये उनकी कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी या CCC थ्योरी है। पेनरोज का तर्क है कि ब्रह्मांड शायद एक अनंत साइकिल में चलता है। हर साइकिल, जिसे वो इयॉन कहते हैं, एक बिग बैंग जैसी घटना से शुरू होती है। फिर अरबों खरबों साल में जब ब्रह्मांड बहुत ठंडा और खाली हो जाता है, तो उसकी जो गणितीय स्थितियां बनती हैं, वो फिर से एक नए बिग बैंग को जन्म देने लायक हो जाती हैं। एक तरह से रीसेट हो जाता है। सूत्र में तो मजाक में लिखा था कि क्या पता हम 21 लाखवें यूनिवर्स में जी रहे हों। हाँ, ये आंकड़ा तो मजाकी लगता है, पर कॉन्सेप्ट गंभीर है। ये सोचने में अजीब लगता है। अगर ये सच है तो फिर समय की शुरुआत का क्या मतलब रहा? क्या कोई पहला बिग बैंग कभी था भी? यही इस थ्योरी का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये हमारे लीनियर सोच को चुनौती देता है कि एक शुरुआत हुई और एक अंत होगा। CCC के हिसाब से तो ब्रह्मांड का अंत ही अगले की शुरुआत है। ये अभी साबित नहीं हुआ है, पर सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ब्रह्मांड की बात चल रही है तो ब्लैक होल्स का भी जिक्र था सूत्र में। एक सीधी सी बात लिखी थी कि हर ब्लैक होल कभी एक तारा था। और ये फिजिक्स के हिसाब से एकदम सही है। ब्लैक होल तभी बनते हैं जब बहुत बड़े तारे, मतलब हमारे सूरज से कई गुना बड़े, जब वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देते हैं, तो उनका कोर अपनी ही ग्रेविटी से ढह जाता है, कोलैप्स कर जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मास चाहिए, इसलिए कोई ग्रह या छोटा तारा ब्लैक होल नहीं बन सकता। तो मतलब वो सूत्र की मजाकिया लाइन, हर ब्लैक होल कभी तारा था, ये सच है? जैसे हर सांस कभी बहू थी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये तारों की जिंदगी का एक चरम अंत है। लेकिन सूत्र ब्लैक होल की कहानी को और आगे ले जाता है, उनके अंत तक। उसमें लिखा है कि ब्लैक होल भी हमेशा नहीं रहते, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं। हाँ, ये स्टीफन हॉकिंग की मशहूर हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी है।
एक क्वांटम प्रक्रिया है जिससे ब्लैक होल बहुत बहुत धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं और अरबों खरबों साल बाद शायद पूरी तरह गायब हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, सूत्र में भी था। हाँ, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, हाँ। यानी सूचना विरोधाभास। हाँ, वही कि जो भी चीजें ब्लैक होल ने निगली थी, मैटर, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, हाँ। उनका क्या होता है जब ब्लैक होल खत्म हो जाता है? क्या वो जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? सूत्र कहता है कि ये क्वांटम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। तो फिर वो जाती कहाँ है? सूत्र में अलग अलग बातें थी। कोई कहता है व्हाइट होल से दूसरे यूनिवर्स में निकलती है, हॉकिंग मानते थे नष्ट हो जाती है। हाँ, ये आज भी भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। ये असल में जनरल रिलेटिविटी जो ब्लैक होल समझाती है और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का एक गहरा टकराव है। इसका हल क्या है? वैज्ञानिक अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारी समझ अभी कितनी अधूरी है। सही में, ब्रह्मांड के रहस्य तो खैर। अच्छा, इन गहरे रहस्यों से थोड़ा जमीन पर वापस आते हैं। जानकारी के फैलने और उसकी व्याख्या से जुड़ी कुछ बातें भी थी सूत्र में। एक मामला विजय माल्या का उठाया गया था। सूत्र के हिसाब से मामला थोड़ा उलझा हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो मूल कर्ज था वो चुका दिया गया है और इसके सबूत भी हैं, ऐसा सूत्र कहता है। और दूसरी तरफ जैसा सूत्र में लिखा है, बैंक कह रहे हैं कि नहीं, अभी ब्याज और जुर्माना बाकी है। इस तरह के फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स अक्सर बहुत जटिल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कानूनी मतलब इन सब पर असहमति हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ मतलब हम कोई साइड नहीं ले रहे, बस सूत्र में जो विरोधाभास दिखाया गया उसे देख रहे हैं कि कैसे एक ही मामले में तथ्य अलग अलग तरफ से अलग अलग तरह पेश किए जा सकते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल मामलों में क्लैरिटी कितनी जरूरी है और विवादों में सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ये जानकारी की व्याख्या का मामला है। अच्छा, सूत्र में एक और बड़ा मजेदार किस्सा था जानकारी के फैलने से जुड़ा हुआ। हाँ, वो एप्पल वाला। हाँ, किसी ने मजाक में ट्वीट कर दिया कि उसे एप्पल ने निकाल दिया क्योंकि उसने लिक्विड ग्लास डिजाइन किया था, जो कि पूरी तरह से फेक था, मनगढ़ंत। लेकिन सूत्र के मुताबिक इंडिया में कुछ मीडिया हाउसेस ने इसे सच मान लिया, बिना जांचे परखे खबर छाप दी। हाँ, ये घटना दिखाती है कि गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैल सकती है, खासकर डिजिटल जमाने में। और जब सोर्स वेरीफाई ना किया जाए तो क्या होता है? ये सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सबके लिए एक सबक है कि ऑनलाइन जो भी मिले उस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सूत्र में भी फैक्ट चेकिंग या एआई से चेक करने का सुझाव था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आजकल सच और झूठ में फर्क करना कितना जरूरी और कितना मुश्किल हो गया है। निश्चित रूप से ये हमें थोड़ा रुक कर सोचने और जानकारी के सोर्स को परखने की जरूरत याद दिलाता है। चलिए अब जरा एक दो हल्की फुल्की बातें जो सूत्र में थी। एक मजाक था सूरज वाला। हाँ। मुस्कुराते हुए कि सूरज को कॉलेज क्यों नहीं जाना पड़ता। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही लाखों डिग्री हैं। सूत्र में शायद 28 मिलियन लिखा था। हाँ, 28 मिलियन डिग्री। ये अच्छा था, टेम्परेचर वाली डिग्री का मजाक। बिल्कुल, शब्दों का खेल। और फिर आखिर में वो फैक्ट जिसे सूत्र ने सबसे चौंकाने वाला बताया था। हम हमेशा सुनते हैं कि लाइट की स्पीड, प्रकाश की गति, हाँ, वो यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, उससे तेज कुछ नहीं। हाँ, आइंस्टाइन का सिद्धांत यही कहता है। लेकिन सूत्र कहता है कि एक चीज है जो उससे भी तेज है, खुद ब्रह्मांड का फैलना, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की एक स्थापित समझ है। देखिए, प्रकाश की गति की जो सीमा है वो ब्रह्मांड के अंदर किसी चीज के चलने पर लागू होती है, मतलब स्पेस में ट्रैवल करने पर। लेकिन ये लिमिट खुद स्पेस के फैलने पर लागू नहीं होती। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं वो हमसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा सकती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके और हमारे बीच का स्पेस ही फैल रहा है। एकदम सही। इसे अक्सर एक गुब्बारे के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, गुब्बारे की सतह पर 2 डॉट्स हैं। हाँ। अब आप गुब्बारे को फुलाइए, डॉट्स खुद सतह पर तेजी से नहीं चल रहे हैं, पर उनके बीच की दूरी बढ़ रही है क्योंकि सतह यानी स्पेस फैल रही है, और जो डॉट्स ज्यादा दूर हैं वो और भी तेजी से दूर जाते हुए लगेंगे। ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का ही नतीजा है। कमाल है, मतलब ब्रह्मांड की हकीकत हमारे रोजमर्रा के अनुभव से कितनी अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो ये जो सूत्र आपने साझा किया था, इसने हमें कई अलग अलग फील्ड्स की सैर करा दी। फाइनेंस में एआई से लेकर ब्रह्मांड के साइकिल तक, फाइनेंशियल झगड़ों की उलझनों से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन के खतरों और ब्लैक होल के रहस्यों तक, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि चीजें अक्सर उतनी सीधी नहीं होती जितनी ऊपर से दिखती हैं। बिल्कुल। इन सभी बातों में एक कॉमन धागा है, जटिलता, छिपा हुआ सच और हमारी अपनी समझ की सीमाएं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो, जानकारी हो या खुद ब्रह्मांड के नियम, हमेशा कुछ और जानने, कुछ और समझने की गुंजाइश बनी रहती है। हाँ, ये जिज्ञासा जगाते हैं। बिल्कुल, हमें सवाल पूछते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अंतिम विचार, और अगर हम जैसे पेनरोज की वो चक्रीय ब्रह्मांड वाली थियरी और ब्लैक होल का वो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, इन दोनों विचारों को जरा साथ रखकर सोचें, तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि पिछले ब्रह्मांडीय चक्रों से बची हुई कोई जानकारी, कोई निशान शायद ब्लैक होल्स के जरिए या किसी और तरह हमारे इस मौजूदा ब्रह्मांड में भी मौजूद हो, भले हम उसे अभी पहचान ना पा रहे हो?
क्या ये सारे अनसुलझे रहस्य असल में एक बड़ी साइक्लिक कहानी के हिस्से हैं? ओह, ये सिर्फ एक ख्याल है, अटकल है, पर सोचने के लिए एक दिलचस्प दिशा जरूर है।